नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निशान जैन, जिनका रैंक 13 था और हिंदी माध्यम के अभी हालिया सबसे बेहतरीन रैंक इन्हीं का है। तो इनके द्वारा जो बातचीत था, उस बातचीत पर आधारित है कि कैसे वैकल्पिक विषय की तैयारी करें हिंदी साहित्य की। और ये पूरी बातचीत उसी प्रक्रिया पे आधारित है कि आप कैसे बेहतर अंक ला सकते हैं। एक अभ्यर्थी के रूप में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे बात करते हैं। निशान जैन का एक पसंदीदा विषय था यह हिंदी साहित्य। वो कहते हैं कि इसे पढ़कर मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। सिविल सेवा परीक्षा के वैकल्पिक विषयों की सूची में भी हिंदी साहित्य अभ्यर्थियों का एक पसंदीदा विषय है। हिंदी माध्यम के छात्रों का इस विषय की ओर सहज रुझान रहा है। इस विषय की लोकप्रियता का कारण इसका रुचिकर होने के साथ साथ अंकदायी होना भी है। आइए बात करते हैं हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वालों के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए कुछ जरूरी बिंदुओं की चर्चा। यह बात मैंने पहले भी उस वेबसाइट पे जाहिर किया था, जहाँ पे मैं पहले पढ़ाता था। आप देख सकते हो, वहाँ से ये मैंने सारी बातें किया था जिक्र। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे निर्देशन में यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, वहाँ पे मैंने साक्षात्कार के लिए पत्रिका भी जारी किया था। और भी क्या एस्पिरेंट हैं जो यहाँ पे सिलेक्टेड है, और भी बहुत सारे कंटेंट वहाँ आपको मिल सकते हैं। हालांकि मैं अभी ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलिए हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इस बातचीत को आगे रखते हैं। ये कहते हैं इन बिंदुओं में कि क्यों चुने। जाहिर सी बात है, यदि आपने इस विषय को चुना है तो आप सबसे पहले क्यों चुने इसको जानना जरूरी है। यदि हिंदी भाषा को लिखने या पढ़ने में दिक्कत हो तो बिल्कुल न चुने। विषय का दायरा व्यापक है, पढ़ने को बहुत कुछ है। भाषा साहित्य बिल्कुल यदि पसंद न हो तो यह विषय बिल्कुल न चयन करें। सामान्य अध्ययन में यह विषय मदद नहीं करता उस रूप में जैसा आप सोचते हो कि इतिहास, अन्य चीजें। तो ये एक वजह है क्यों न चुने। अब इस विषय को क्यों चुने, ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, यदि आप हालिया देखें यूपीएससी में, तो हिंदी साहित्य में बहुत से अभ्यर्थी लगातार सिलेक्ट हुए हैं। हिंदी माध्यम ही नहीं, अंग्रेजी माध्यम के भी कई विद्यार्थी। और यदि हम देखें 2020 का रिजल्ट, तो जितने भी हिंदी माध्यम के जो एस्पिरेंट सिलेक्टेड हुए हैं, उनमें अधिकतर लोगों का जो विषय है वो हिंदी साहित्य है और फिर इतिहास है। क्योंकि यह बहुत ही अंकदायी विषय है। हिंदी माध्यम के लिए सबसे सुरक्षित विषय है जो जरूरी हो जाता है। सहज, रुचिकर और आनंददायी विषय है, और इसको तैयार करने में बाकी विषयों की तरह एक लंबा समय नहीं चाहिए होता है। करंट अफेयर से अपडेट होने की उतनी जरूरत नहीं होती है। निश्चित तौर पर एक बहुत ही स्पष्ट पाठ्यक्रम है इसका। इससे आपको लेखन कौशल में भरपूर विकास होगा। आपका निबंध, पेपर 4 जीएस का जो एथिक्स है, वहाँ पे आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है। आप इसका लेखन शैली के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से वहाँ अधिक अंक ला सकते हैं। विषय का बैकग्राउंड होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप बाकी विषयों को देखें तो वहाँ पर यह समस्या आ जाती है। तो इस विषय के साथ बड़ी खूबसूरत यही है कि इस विषय का बैकग्राउंड होना कोई ज़रूरी नहीं है। यही वजह है कि आप देखना, अंग्रेजी माध्यम के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ह्यूमैनिटी कभी पढ़ा नहीं है, हिंदी साहित्य को लेते हैं और 300 से अधिक अंक ला रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं हाल के वर्षों में। अब तैयारी कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इनसे बातचीत का। पाठ्यक्रम में जितनी भी निर्धारित पुस्तकें हैं, उन सभी को जरूर पढ़ना है, ताकि व्याख्या करते समय सही संदर्भ लिख सके। यह बात मैंने भी अपनी क्लास में आप सभी से लगातार कहा है, और यूपीएससी भी अपने सिलेबस में इस चीज को मेंशन किया हुआ है। तो ये बात सब लोग गांठ बांध लें। और यदि आपके पास सारी पुस्तकें नहीं हैं, तो आप मेरे ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से सभी पुस्तकें आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। व्याख्या खंड में सही संदर्भ पहचानना बेहद जरूरी है। पद्य खंड में संदर्भ थोड़ा सा पहचानना आसान होता है और व्याख्या कठिन होता है। जबकि गद्य में क्या होता है, संदर्भ पहचानना कठिन होता है और व्याख्या आसान। यह बात हमने अभी 2021 का जो मेंस हुआ है, वहां पर हमने देखा कुछ लोग व्याख्या में संदर्भ नहीं पहचान पाए गद्य खंड का, और उन्होंने कुछ गलतियां की है। तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यही वजह है कि हमें ये कहा जाता है कि जो भी मूल पुस्तकें हैं, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। पूरे पाठ्यक्रम को एक बार ज़रूर पढ़ लें ताकि सब लेखकों और उनकी निर्धारित रचनाओं के बारे में आपको एक जो आधारभूत जानकारी है, वह आपको प्राप्त हो जाए, ताकि मुश्किल वक़्त में उसका प्रयोग कर पाएँ। अब नए पैटर्न जो एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, चूँकि इनका सिलेक्शन आपको पता है, पहले हुआ 2013 में और अब काफ़ी पैटर्न बदल चुका है, तो इसमें चयनात्मक अध्ययन से जो है आप काम नहीं चला सकते हैं, आपको कई तरह की समस्याएँ आ सकती हैं क्योंकि प्रश्न प्रत्येक खंड में कहीं से पूछा जा रहा है। तो इसीलिए हर खंड में कुछ अध्याय चुनकर उन्हें अधिक बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। ये कर सकते हैं लेकिन आपको सिलेबस पूरा कवर करना है। ये नहीं कि हमने कुछ-कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़े। कुछ अध्याय को, कुछ खंड को आपको बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना है। जैसा मैं आपको फ़ोकस करता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा भाषा खंड पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अधिक अंक आप ला सकते हैं। यह बात इन्होंने भी कही है अपनी बातचीत में। चूँकि अब प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है, पहले की अपेक्षा जो पैटर्न था यूपीएससी का, प्रश्नों की संख्या अब ज़्यादा होती है और शब्द सीमा काफ़ी कम होते हैं। इसलिए पूरे पाठ्यक्रम की थोड़ी-थोड़ी जानकारी और समझ आपको बेहतर बना सकता है एग्ज़ाम हॉल में इस विषय को लेकर। और टॉपिक को संक्षेप में भी तैयार कर लें, अर्थात आप जो नोट्स बना रहे हो, उसमें यह बात आपकी शामिल होनी चाहिए। प्रश्न पत्र प्रथम के खंड ख हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यह आपके सभी पेपरों से जुड़ेगा। यह पेपर 2 में बहुत काम आने वाला है। हिंदी साहित्य का विकास किस रूप में हुआ, उसकी क्रमबद्धता क्या थी, ये मोटे तौर पर समझना बहुत ज़रूरी है इस विषय को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए। विभिन्न लेखकों और कवियों के जो कथन हैं, उनकी काव्य पंक्तियाँ हैं, दोनों प्रश्न पत्रों खासकर आपको पता है जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें विशेष महत्व रखती है, क्योंकि वहाँ पर आपको व्याख्या करना होता है, तो व्याख्या में यह बातें संतुलित करती है। तो ये आप अपने नोट्स में ज़रूर इस बात का उल्लेख करें, वहाँ पर आप डायरी बना सकते हैं इस चीज़ के लिए और उनके कथन और तर्कों की पुष्टि करने के लिए यह चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए जो प्रसंग के अनुरूप आपको ऐसे उदाहरण लिखने से हिचकिचाना नहीं है, पर ध्यान दें उदाहरण क्या होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए और संगत लगने चाहिए। ऐसा ना लगना चाहिए कि आप उसे ऊपर से थोप रहे हैं, अर्थात अनर्गल जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। अब आप जो नोट्स मेकिंग करते हैं, उस नोट्स को तैयार कैसे करना है, आपको एक डायरी बनाना है सबसे ज़रूरी होगा, जिस बात को मैं भी कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ अपने क्लास के माध्यम से कि आप सभी एक डायरी बना लें। उस डायरी में आपको कोटेशन जो हैं, जैसे कुछ पद हैं, कविताएँ हैं, गद्य के हिस्से हैं, उन सभी को आपको वहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ताकि आपको जो दोहराना है अर्थात जो रिवीजन है वहाँ पे आसान हो। पर साथ ही हर पंक्ति के साथ उसका प्रसंग या प्रतिपाद्य ज़रूर लिखें, जिसका ज़िक्र मैं हमेशा करता हूँ क्लास में। मसलन जैसे कबीर की भाषा के बारे में लिखते हुए संकीरत है कूप जल, भाखा बहता नीर लिख सकते हैं। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी से क्या है कबीर के दर्शन और रहस्यवाद को जोड़ सकते हैं। जैसे मैं कहता था कि एक बूंद ते विश्व रचियो, कबीर का दर्शन है, कबीर का रहस्यवाद है। तो ऐसी बहुत सी पंक्तियाँ हैं जिसके माध्यम से आप इन्हें शॉर्ट नोट्स के रूप में अपनी डायरी में, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। किलकत कान्ह खुटरुवनी आवत सूर्य के वात्सल्य का क्या है, एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण है। जब मैं भ्रमर गीत पढ़ाया था तो आपको ऐसे कई उदाहरण बताया था। समन में उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, एक कामायनी का पंक्ति है, इसका मैंने आपको जिक्र किया था। और कामायनी के समरसता के दर्शन को प्रतिपादित होता है इस पंक्ति के माध्यम से। तो ऐसी पंक्ति, ऐसे कोटेशन क्या करने हैं आपको अपनी डायरी में, अपने नोट्स में बना लेने हैं, ताकि आप इसका प्रयोग उत्तर लेखन में कर सके और इस विषय को गंभीरता से समझने में आसानी हो। भाषा खंड को लेकर अभ्यर्थियों में जाहिर सी बात है एक भय सा बना रहता है, ये बात ये भी स्वीकार करते हैं। दरअसल ये खंड जबकि कम मेहनत में अधिक अंक देता है, मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया, यदि आप मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं तो। इसकी सभी यूनिट्स को आप संक्षेप में तैयार कर ले, मसलन पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में से प्रत्येक की अगर आपको 6 से 7 विशेषताएं पता है तो इतना काफ़ी है। और आप यदि मेरी क्लास देखें तो मैंने भाषा खंड में व्याकरणगत, शब्दगत और ध्वनिगत तीनों विशेषताओं के कई उदाहरण दिए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे 6-7 की जगह मैंने तो आपको 15-15 विशेषताएँ बता चुका हूँ, तो आपके लिए भाषा खंड बहुत आसान होने वाला है और वहाँ से आप अधिक अंक ला सकते हैं। और आपको राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा को ठीक तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यह एक आपकी समझ बनाती है हिंदी भाषा को लेकर।
तो ये इनका कहना है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है जिससे हम अक्सर गलतियां करते हैं कि हमें व्याकरणिक अशुद्धियों से बचना है, और इसके लिए जरूरी है इन व्याकरणिक अशुद्धियों से बचने के लिए हम अभ्यास करें लिखने का। मैंने हमेशा कहा है कि आपको शब्दकोश देखने चाहिए, आपको ज़्यादा ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, आपको नए शब्द सीखने चाहिए, उनको लिखने का प्रयास करना चाहिए, और हमेशा आप सहज व सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि आपकी अभिव्यक्ति क्या हो, सुस्पष्ट हो। और अभ्यास करना आपको पता है बहुत ज़रूरी है। धीरे-धीरे अब जैसे-जैसे आप लिखते हैं, धीरे-धीरे क्या होता है, लेखन कौशल विकसित होता है। मेरे क्लास में ऐसे बहुत से एस्पिरेंट हैं जिनको पहले लिखना नहीं आता था, पर आंसर राइटिंग बैच में आज वो बहुत अच्छा उत्तर लिख रहे हैं। तो आप भी अपने अंदर इस कौशल का विकास कर सकते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत जान, रस्सियावत जाते सिल पर परत निशान। तो आज ही गांठ बांध लीजिए कि आपको यह व्याकरणिक अशुद्धियां नहीं करना है, और इससे आप बच सकते हैं अभ्यास के माध्यम से ही, और ये उत्तर लेखन में भी बहुत काम आएगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं। बहुत सारे रिसोर्स हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, और उन सब के बीच आपको कुछ चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। पाठ्यक्रम में निर्धारित सारी जो मूल टेक्स्ट बुक है वो आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए, ये भी इस बात पे जोर देते हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास की जो साहित्य शास्त्र का परिचय, इसके माध्यम से आप सरलता से हिंदी साहित्य और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको जान सकते हैं। ये पुस्तक मैंने अपने टेलीग्राम पे, अपने ऐप पे आप लोग को सेंड किया हुआ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर नागेंद्र की बुक को भी रिकमेंड करते हैं। ऐसे बहुत से पुस्तक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा के लिए आप डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की पुस्तक देख सकते हैं। छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह का पुस्तक देख सकते हैं। कबीर के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बुक देख सकते हैं। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामोरन सिंह का देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जिन्होंने इन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा यह भी मानते हैं कि यदि आपके पास कोई अच्छे शिक्षक का क्या है मार्गदर्शन है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। आपके पास यदि किसी अच्छी कोचिंग का क्या है नोट्स है, तो आप उस नोट्स को भी रीड कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। पर महत्वपूर्ण है कि आप कंटेंट को अप्लाई करने आना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी रुचि है तो आप कोई भी एक साहित्यिक पत्रिका पढ़ सकते हैं। मैंने भी इस बात का जिक्र किया है, आजकल नया ज्ञानोदय ऐसी बहुत सी पत्रिका हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, साहित्य के प्रति आपकी अभिरुचि बढ़ती है, और जो एक नवीनतम प्रवृत्तियां जो आई होती है साहित्य में, उसको आप जान पाते हैं, जिस साक्षात्कार में आपको सहायता मिलती है। लेकिन आप सभी को पता है कि मैं ऐसे पुस्तक, मैगजीन, पत्रिका आप सभी से शेयर करता हूँ जो साक्षात्कार में आपकी सहायता करे, नवीनतम प्रवृत्तियों को आप जान सके। जिसे मैं टेलीग्राम पे आप सभी को कई ऐसे आर्टिकल्स शेयर करता हूँ आप सभी से, उसके माध्यम से आप इसमें सहज हो पाते हैं। तो यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं, तो आप यदि मेरे टेलीग्राम से जुड़ रहे हैं, तो आपको ऐसे जो भी कंटेंट है जो जानना चाहिए साहित्य में क्या चल रहा है, उससे पढ़कर आप इस चीज से रूबरू हो सकते हैं। अब अति महत्वपूर्ण चीज, उत्तर कैसे लिखें, क्योंकि बिना उत्तर लेखन के आप 300 से अधिक अंक ला नहीं सकते हैं। तो आइए इनकी नज़रों में जानते हैं कि उत्तर लेखन कैसे करें। इसके लिए ज़रूरी है आप जो उत्तर लिख रहे हैं, क्योंकि अब जो समय है आपको पता है बहुत ही कम शब्दों में आपको बात कहनी है, अर्थात क्या है, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। और आपको पता है 150 से 250 शब्दों के बीच का है। तो उसके लिए ज़रूरी है समग्रता और संश्लिष्टता अपनी बात में, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीका होना चाहिए। अर्थात जो आप बातें करें उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए आपकी, कौन सी बात मुझे पहले कहनी है, कौन सी बात बाद में कहनी है। कथन की पुष्टि हेतु यथासंभव उदाहरण देना कतई न भूलें। अगर आपको पूरा वक्तव्य, पूरा कोटेशन नहीं याद आ रहा है, तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर आधी या चौथाई कोटेशन भी लिख सकते थे, क्यों मैंने ये बात आपसे कहा है। पैराग्राफ बनाकर लिखे, बुलेट पॉइंट जरूरी नहीं, बुलेट पॉइंट याद रखिएगा क्या होता है, जीएस में काम करता है, ऑप्शनल में काम नहीं करता है। पैराग्राफ भी बनाइए। और इसके अलावा मैपिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं भाषा खंड में। आप ऐसे डायग्राम का यूज कर सकते हैं, सिनॉप्सिस का यूज कर सकते हैं भाषा खंड में। और आपकी जो कॉपी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। व्याकरणिक दृष्टिकोण से सही लिखने की कोशिश करना चाहिए, इस पे बिल्कुल आपको बल देना, क्योंकि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं। यदि आप चाहें तो जो महत्वपूर्ण बात है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, जो परीक्षक हैं उनकी उस बातों पर निगाह जल्दी जाती है, और ये एक सकारात्मक इसका एक असर होता है।
तो आप ये सकारात्मक कार्य ज़रूर कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब आपने पढ़ाई कर लिया, आपने लिखने की कोशिश भी कर रहे हो, अब रिवीजन कैसे करना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पे वो कहते हैं कि सबसे ज़रूरी है रिवीजन को अनिवार्य बनाना। याद रखिए रिवीजन आप जितनी बार करेंगे, हो सकता है कि आपको वह टॉपिक पहले अच्छे से समझ में नहीं आया। रिवीजन करने पे क्या होता है, वो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। तो कई बार हो सकता है रिवीजन किसी के लिए 1 बार होता है, किसी के लिए 2 बार होता है, या अलग-अलग टॉपिक के हिसाब से आपका रिवीजन होता है। तो रिवीजन अनिवार्य है। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद इसे 1 से 2 बार ज़रूर दोहरा लेने का कहना है। एक डायरी में यह नोट कर लें कि अपने पाठ्यक्रम का कौन-सा हिस्सा कहाँ से पढ़ा है, क्योंकि दोहराते वक़्त काम आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है हम अलग-अलग संसाधन का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, क्लासरूम का प्रयोग करते हैं, लेक्चर का प्रयोग करते हैं, यूट्यूब अलग साधन, तो वहाँ पे आपको लिखना होगा कि आपने कौन-सा हिस्सा कहाँ से पढ़ा है। परीक्षा से 1 दिन पहले दोहराने के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण संक्षिप्त पॉइंट नोट कर लें। जिसको मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए, बुलेट्स नोट्स होना चाहिए जो पूरे सिलेबस का, आपके पास पूरे हिंदी साहित्य का अधिकतम 60 पेज में आपका पूरा ऑप्शनल का नोट्स होना चाहिए, सिनॉप्सिस का फॉर्म में, यदि आपने पूरा पढ़ लिया है तो अंतिम समय में। और जब भी आपको मौका मिले, तो आप यदि रात को सो रहे हैं या कभी आपको यात्रा कर रहे हैं, तो आप यानी कहीं भी मौका मिलता है, आपको जो मूल टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ लीजिए। जैसे आप यदि यात्रा कर रहे हैं तो निबंध निलय साथ में ले जाइए और निबंध पढ़ते रहिए। यदि आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आप अपने साथ गोदान रख लीजिए, ऐसी कोई भी पुस्तक रख लीजिए जो आपके सिलेबस में है। तो इससे क्या होता है, आप उस चीज़ को पढ़ते हैं, आपको दोहराने का मौका मिलता है और इस विषय से आप लगातार जुड़े रहते हैं। परीक्षा के पूर्व अनावश्यक विस्तार से बचते हुए पूरे पाठ्यक्रम का संक्षिप्त दोहरा लें। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अब समय नज़दीक आ गया है, तो नहीं अब मुझे पूरा उसका विस्तार देना, मुझे और पढ़ना नहीं। जितना पढ़ा है, उसको आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और अधिक पढ़ने की अपेक्षा। अब आपने सब कुछ किया, अब परीक्षा हॉल में पहुँच चुके। अब परीक्षा हॉल में आपका प्रदर्शन कैसे, उसके लिए ज़रूरी है, कहते हैं कि कोशिश करें कि प्रश्न पत्र को क्रमवार तरीके से हल करें। हालाँकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आप ऐसा करते हैं तो परीक्षक पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परीक्षक को यह लगता है कि आपको सारे प्रश्न आते हैं। क्योंकि उस क्रम में जाँचने से क्या होता है, कॉपी पे जाँचना आसान होता है, तो परीक्षक पर एक सकारात्मक प्रभाव है। हिंदी के पेपर में सामान्य अध्ययन की तरह आपको पता है कि वक़्त की उतनी कमी नहीं होती। कि जीएस में क्या होता है, प्रश्न बहुत ही कठिन-कठिन हो सकते हैं। उसको सोचने में समय लगता है, उसको कैसे प्रस्तुत करें, क्योंकि आपको पता है जीएस का कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है आपको। पर हिंदी साहित्य में आपका जो सिलेबस उतना आपने पढ़ा है, तो आपके पास समय की कमी नहीं होती है। इसीलिए पूरे प्रश्न पत्र को हल करें और संयमित तरीके से एग्जाम हॉल में लिखें, आपको भरपूर अंक मिलेंगे। ये कहते हैं कि यदि मैं अपनी बात करूं, तो मुझे प्रथम प्रश्न पत्र में भाषा खंड और द्वितीय प्रश्न पत्र में काव्य खंड अधिक प्रिय है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल मुझे भी भाषा खंड बहुत प्रिय है और ये पढ़ाते हुए मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ। और खासकर जो व्याख्या खंड का हिस्सा है, काव्य खंड और गद्य खंड, उस पर मैं अधिक फोकस करता हूँ। और इन्होंने यहीं से अधिक प्रश्न हल किया है। तो आपको भी ये सोचना है कि आपको किस खंड से ज़्यादा प्रश्न हल करने हैं। और आपको पता है, जब मैं क्लास लेता हूँ तो आपको बताया था कि भाषा खंड से आपको ज़्यादा प्रश्न हल करना है, व्याख्या खंड से पूरा का पूरा करना है। तो ये आपका एक रणनीति होना चाहिए कि कौन से हिस्से से आप ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे। तो ये जो बातें हैं, ये निशान जैन जी ने अपने इस बातचीत में सारी बातें कही हैं। वो कहते हैं कि हिंदी साहित्य के उत्तर पैराग्राफ में ही लिखे, बिंदुवार नहीं। तो देखो प्रश्नों का अलग-अलग पैमाना होता है। पैराग्राफ बेहतर फॉर्म है, पर कई बार आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप कुछ बिंदु का प्रयोग करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे को सारे आप आंसर बिंदुवार लिखें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सहज और सरल भाषा का आपको बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि इसका प्रयोग करना है। ज़रूरत पड़ने पर साहित्यिक शब्दावलियों का प्रयोग करने से कतई नहीं हिचकिचाएँ, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी अभिव्यक्ति की जो शैली है वो सशक्त होती है। तो ये सारी बातचीत जो मैं आप लोग से शेयर किया, ये निशान जैन जी के द्वारा जो बातचीत था उस पर आधारित था और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने इतनी जानकारी समग्रता के साथ आप सभी से शेयर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हिंदी साहित्य से और भी कोई जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं। ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। आपको कोई सवाल है अपने कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। और आप सभी हिंदी साहित्य में बेहतर अंक लाएँ, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है आपसे।